नमस्कार, मैं रहबर सिंह बारी। मिडिल ईस्ट की खबरों के साथ एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं। लेकिन इससे पहले आपसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, विनती है, निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें जिससे सभी लोगों तक हमारी ये खबरें पहुँच सकें। शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से जो इज़राइल से आ रही है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अचानक रातों रात रक्षा मंत्री गैलेंट को बर्खास्त कर दिया। ये एक बड़ी खबर इजराइल से सामने आई है और इसकी जानकारी नेतन्याहू ने खुद टेलीविज़न पर आकर दिया है। उन्होंने जानकारी दिया कि बर्खास्त कर दिया गया है गैलेंट को। गैलेंट ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया कि हाँ, हमको बर्खास्त किया गया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमारा उद्देश्य इजराइल को हमेशा सुरक्षा प्रदान करना था और आगे भी हम सुरक्षा प्रदान को लेकर पूरी तरह से गंभीर रहेंगे। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि बीच युद्ध के में आखिर बेंजामिन नेतन्याहू ने गैलेंट, जो कि रक्षा मंत्री थे, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी हैं इज़राइल में, और जो अगर आपको याद होगा तो पिछले जब जंग नहीं थी उससे पहले एक बार और बर्खास्त करने का प्रयास किया था, तो उस समय इज़राइली जनता सड़क पर उतर आई थी और आखिर में नेतन्याहू को अपना फैसला वापस लेना पड़ा था। अब जबकि युद्ध चल रहा है तो ऐसे में और 7 मोर्चों पर इज़राइल लड़ रहा है, तो ऐसे में अचानक रातों-रात रक्षा मंत्री गैलेंट को हटा देने का मतलब क्या निकलता है? इसमें नेतन्याहू ने ये भी कहा कि विश्वास जो था दोनों के बीच में वो काफ़ी कम हो गया था और ये पिछले 2-3 महीने से ये विश्वास कम हो रहा था और गैलेंट कई चीज़ों को लेकर नेतन्याहू पे उँगली भी उठा रहे थे और इसी को देखते हुए ही उनको बर्खास्त किया गया। अब जब बर्खास्ती की खबर इज़राइल में पहुँची है, तो वहाँ की जनता एक बार फिर से सड़क पर उतर गई है और उसका लगातार विरोध कर रही है कि बीच युद्ध के बीचों-बीच में ऐसा करना इज़राइल के लिए सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं है। हालाँकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जो विदेश मंत्री हैं, उनको रक्षा मंत्रालय सौंपा, उन्हें रक्षा मंत्री बनाया है, जो कि नेतन्याहू काफ़ी करीबी माने जाते हैं। और ये भी कहा जाता है काफ़ी पेशेवर हैं, लेकिन जिस प्रकार से गैलेंट, जो कि पॉपुलर थे पूरे इज़राइल में, उनको हटा देना बीच युद्ध में कोई बहुत अच्छा संकेत फिलहाल इज़राइल के लिए नज़र नहीं आ रहा। उधर युद्ध की बात अगर किया जाए तो हिज़बुल्लाह, हमास द्वारा लगातार इज़राइली सैनिकों को निशाना बनाया जा रहा है और तमाम उनके जो हथियार हैं, ख़ासतौर से जो मर्कावा टैंक है, उसको नष्ट किया जा रहा है। अभी बात किया जाए एक दिन पहले की, यानी कि मंगलवार रात की जो हिज़बुल्लाह ने हमला किया हाइफ़ा, मिथला और एक तेल अवीव पर जो ड्रोन से हमला किया है, उसमें कई सैनिक के मारे जाने की सूचना आ रही है। हालाँकि जानते ही हैं कि इज़राइल कभी भी अपने सैनिकों के मारे जाने या घायल होने की संख्या सही तरीके से नहीं बताता है। लेकिन फिर भी जो सोशल मीडिया पे या अन्य चैनलों के माध्यम से आ रहा है, उसमें ये है कि कम से कम 1.5 से 2 दर्जन इज़राइली सैनिक या तो मारे गए या तो फिर घायल हुए हैं। दूसरी चीज़, एक और बात सामने आ रही है कि इज़राइल में सैनिकों की लगातार कमी हो रही है। इज़राइल में आपको मालूम ही होगा कि वहाँ पर जो नियम है वो ये है कि प्रत्येक जो युवा से लेकर 40-45 साल की एज तक सभी को, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, सभी को सैन्य अभ्यास करना है और उनको सैनिक में सेना में शामिल होना है, उसमें योगदान भी देना है। इसके लिए जो लगभग 3 लाख जो सैन्य कर्मी हैं, उनको रिज़र्व में रखा गया है, जो रखा जाता है, और अब जो रिज़र्व में रखा गया है, उनको ही अब बुलाया जा रहा है, क्योंकि जो सैनिक सक्रिय हैं, उसमें काफ़ी कमी आई है, उसमें ज़्यादातर या तो मारे गए या तो फिर घायल हुए हैं, या फिर जो मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं, उन्होंने अब लड़ाई या जंग करने से इनकार कर दिया है, जैसे पहले पिछले दिनों भी ये बात सामने आई थी। अब जो जेरूशलम पोस्ट है, उसकी एक खबर है, बड़ी खबर है, उसमें ये है कि जो रिज़र्व में था, उसमें एक जो सैनिक को जब बुलाया गया कि आपको जंग लड़ना है, तो उसने जंग में लड़ने के बजाय आत्महत्या कर लिया। तो ऐसे में अब ये है कि जो रिज़र्व में है, वो भी अब जंग लड़ना नहीं चाहते हैं। तो नतीजा ये है कि लगातार इज़राइल में जो सैनिक हैं, उनकी संख्या कम होती जा रही है और अगर सैनिकों की संख्या कम होगी, तो ज़मीनी लड़ाई जो है में इज़राइल काफ़ी कमज़ोर हो रहा है। हालाँकि अमेरिका ने अपने सैनिक उतारने का पूरा भरोसा भी दिलाया है और उसने अपने बी-52 जो बम वर्षक विमान है, उसको भी उसने मिडल ईस्ट में तैनात कर दिया है। हालाँकि उसका जवाब ईरान ने दिया है कि चाहे इतना बी-52 विमान जो है, बम वर्षक विमान वहाँ पे तैनात कर दें, लेकिन इसका कोई असर ईरान पर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ईरान के पास ऐसे-ऐसे मिसाइलें हैं और ऐसे-ऐसे एंटी मिसाइलें और एंटी विमान हैं जिनको
रोक पाना अमेरिका या फिर इज़राइल के बस का नहीं है। ऐसे में इसको देखते हुए नेतन्याहू स्वयं काफ़ी डरे हुए हैं और यही वजह है कि उनके बेटे की शादी जो कि अनवर नेतन्याहू की शादी नवंबर या दिसंबर में होनी थी, जिसको टाल दिया उन्होंने जंग को देखते हुए, उसको अब जून या जुलाई में कर दिया है। तो इससे सही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नेतन्याहू कितना डरे हुए हैं ईरान की धमकी को लेकर। उधर दूसरी बात अगर हिज़्बुल्लाह की बात किया जाए तो लगातार अब वो मिसाइलें या रॉकेट से कम बल्कि ड्रोन से हमला ज़्यादा कर रहा है और यही वजह है कि इज़राइल को इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है क्योंकि इज़राइल के पास मिसाइल या रॉकेट को रोकने का तो सिस्टम है, लेकिन ड्रोन को रोकने का सिस्टम अभी उसके पास नहीं है, वो भी ऐसे ड्रोन जो आधुनिक ड्रोन हैं। इससे हिज़्बुल्लाह जो है वो लगातार इज़राइल को परेशान किए हुए है और लगातार उनको चोट पे चोट हिज़्बुल्लाह द्वारा पहुँचाया जा रहा है। उधर दूसरी तरफ अब बात की जाए गज़ा की तो वहाँ पे हमास लगातार उम, लगातार घात लगाकर इज़राइली सैनिकों को मार रहा है, उनके मर्कावा टैंक को भी नुकसान पहुँचा रहा है। जैसे कि मंगलवार देर शाम हमास ने भी गज़ा में छुपकर एक जो मर्कावा टैंक था उसके साथ आ रहे छोटी टुकड़े पर हमला किया जिसमें 3 या 4 सैनिक के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। बहरहाल देखना ये होगा कि आगामी दिनों जबकि अब वहाँ के जो रक्षा मंत्री उनको हटाया गया, उन्हें रक्षा मंत्री की तैनाती की गई, उसको देखते हुए क्या कदम उठाते हैं और उनके समर्थन में वहाँ की जो जनता है, वहाँ के नागरिक हैं, वो कैसा कदम उठाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात किया जाए बड़ी खबर जो अमेरिका से आ रही है, वहाँ के जो राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है, उसमें आपको मालूम ही होगा कि 5 तारीख को वोटिंग का काम पूरा हो गया और आज वहाँ पे गिनती का काम भी चल रहा है। इसमें कांटे की लड़ाई भी चल रही है। हालाँकि जो प्रारंभिक रुझान सामने आए हैं उसमें डोनाल्ड ट्रम्प जो कि रिपब्लिकन पार्टी के हैं, वो उनकी जीत सुनिश्चित मानी जा रही है, क्योंकि हैरिस कई स्थानों के पर पीछे चल रही हैं। खासकर जो स्विंग जो स्टेट माने जाते हैं, वहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प आगे जा रहे हैं। माना जाता है वहाँ पे जो भी आगे जाता है, वही जीतता है। अब डोनाल्ड ट्रम्प अगर यदि राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो शायद जंग में कुछ नया मोड़ आए या तो फिर जंग को रोका जा सकता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प जो हैं वो जंग के मूड में नहीं है, जंग को बढ़ाने के मूड में नहीं बल्कि उसकी सीज़फायर के मूड में है। अब देखना ये होगा कि आगामी 1 हफ्ते में काफ़ी कुछ उलट-फेर होने वाला है। तब तक के लिए एक नई खबर के साथ फिर हम हाज़िर होंगे, तब तक के लिए बस तिवारी को दीजिए इजाज़त। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Yeah.